जी ने कविता बहुत जोरदार सुनी थी ना सेक्रेटरी साहब ने। आज वाली भी जोरदार थी, मेरे ख्याल ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। ऐसे कवि हृदय जो कुछ नेता तो फिर भी मिल जाते हैं, अधिकारी कम मिलते हैं। और जब कवि हृदय होता है तो कोमलता भी होती है और कुछ रचनात्मक भी होता है। तो आज जो निकला है निचोड़, सेक्रेटरी साहब हमारे बीच में, जरूर कुछ न कुछ रचनात्मक होगा। बुनकर कारीगर नीति विचार मंथन जो 2 दिवसीय चला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे वीरेंद्र कश्यप जी जो मेरे साथी रहे हैं। और मैं जब हिमाचल गया तो लोगों ने कहा अच्छा ये पगड़ी और टोपी ये दोनों दोस्त हैं। हम दिखते थे लोकसभा में, काफी हमारी जोड़ी अच्छी भी लोगों को लगती थी। मेरे राजस्थान में जब भी मैं कश्यप साहब को ले गया तो भी अच्छा दोनों आप साथ साथ दिखते हो। जब हिमाचल गया तब भी लोगों ने कहा अच्छा दोनों इसलिए आप साथ साथ दिखते हो। मैं पगड़ी पहनता था और ये हिमाचली टोपी पहनते थे। मैं कश्यप साहब आपका स्वागत करता हूं। आप पूर्व सांसद हैं और अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग बना है स्टेट का, उसके आप चेयरमैन भी हैं। ठीक बोल रहा हूं ना? उसके आप चेयरमैन हैं। बसंत कुमार जी जो हमारे खादी कमीशन से भी जुड़े हुए हैं, खादी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे विचार आपने बसंत कुमार जी रखे। हमारे यूपी सिंह जी सेक्रेटरी टेक्सटाइल, हमारे विजय कुमार भारती जी जो पूर्व राष्ट्रीय संयोजक है बुनकर प्रकोष्ठ भाजपा के। गडकरी साहब ने कल कुछ विचार रखे हैं आपके सामने। मैं 2-3 चीजों पे विचार आपको डालना चाहता हूं कि जब से सभ्यता बनी तब से 3 चीजों का बड़ा महत्व रहा। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़े में आप आए कि नहीं आए? तो आपका महत्व तो था ना, अभी नहीं है। कौन कह रहा है? कपड़ा तो पहनते ही नहीं पहनते हैं? नहीं, कपड़े का तो महत्व है, कपड़े बुनने वाला का महत्व नहीं, यूं कह सकते हो। ऐसे बोलो। मंथन तो उसी में है ना। मंथन किसका है? मंथन इसी का ही है कि क्यों नहीं महत्व है, वही मैं बताना चाह रहा हूं। आप 22 राज्यों से बुनकर प्रतिनिधि आए हैं। मेरा बचपन बुनकरी में ही गुजरा है और आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते, मुझे हर तरह का कपड़ा बुनना आज भी आता है। पिटलूम आप में से कितने लोग जानते हैं जी? पिटलूम जिसको खड्डा, उसमें से 2 पावड़ी और 4 पावड़ी कौन कौन जानते हैं? 2 पावड़ी वाले, 4 पावड़ी वाले थोड़े लोग हैं। आप भी हो? अभी है पिटलूम? तो क्या बुनते? पूरा का पूरा पिटलूम। क्या बुनते हो जी पिटलूम पे? नहीं, लोग छोड़ते जा रहे हैं जी। आप यूं मत बताओ। मैं तो जिस जगह जाता हूं वहां बुनाई करके आता हूं जी। पांडिचेरी गया तो बुनाई करके आया, उत्तर प्रदेश मऊ में गया तो अंसारी मोहल्ले में ऊपर चला गया, वहां बुनाई करके आया। अभी उत्तर प्रदेश में कल बस्ती में था, वहीं बुनाई करके आया। बुनाई मैं तो करके आता हूं। रेशम की हो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है, बाकी जकार्ड तक में मैं देख लेता हूं। जकार्ड का समझ रहे हो ना? जकार्ड का सिस्टम भी तो एक पिटलूम था। पिटलूम से आप हैंडलूम में आए। हैंडलूम में आप शटल फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। नहीं तो शटल नहीं, पावरलूम बाद में आया भाई साहब, बाद में आ गया। पहले शटल यूं फेंकते थे ना आप? कबीरदास जी फेंकते थे ना ऐसे शटल? नहीं क्या? कबीरदास जी शटल फेंकते फेंकते कहते थे कि मैं योग कर रहा हूं। क्या कहते थे कबीरदास जी? ये लगा रखा आपने यहां चित्र। तो लोगों ने पूछा कैसे योग कर रहे हो? तो उन्होंने कहा एक नाली जब चलती है तो ओ हम, दूसरी नाली चलती है तो सो हम। ओ हम और सो हम के बीच में ये नाड़ी तंत्र चलता रहता है। 21,600 सांसें आती है
दिन में, तो मैं तो इन सांसों के साथ नाड़ी से ही चलता रहता हूं, ओ हम सो हम, ओ हम सो हम, और फिर ठप्पा लगाते रहते थे। हमारी तो ये विशेषता रही है जी, ये विशेषता रही है। और जो चद्दर कबीरदास ने बुनी, उस पर उन्होंने दाग भी नहीं लगने दिया, ज्यों की त्यों धर दी नहीं चद्दरिया। नहीं, क्या नहीं आ रहा ये विषय? आ रहा है ना? तो देखिए, आपके जो विषय, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हैंडलूम के बाद एक विषय आया पावरलूम का। अब हैंडलूम का कपड़ा है, पावरलूम का, इसमें विवाद हुआ। यहां इन्फोर्समेंट एजेंसी आ गई, एक नया मंत्रालय आ गया। ये मंत्रालय आपके पास ऐसे घुसते गए जी। फिर आपने कहा नहीं, हमें तो मेला लगाओ, तो हमारे हैंडलूम के वस्त्र बिकने चाहिए, तो ये वस्त्र हैंडलूम का है या पावरलूम का, इसकी जांच करने के लिए एजेंसियां आ गई। ऐसे ही बढ़े ना साहब महकमे, क्या कैसे बढ़े, या और कोई कारण से बढ़े? ऐसे बढ़ते गए महकमे आपके, तो कई महकमों के बीच में आ गए। अब बीच में ऊनी वस्त्र को लोगों ने खादी मान लिया। मैं एक बार, कश्यप जी को ध्यान है, मैं कनाडा गया था, तो वहां मैंने पूछा भी ये क्या है, ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं साहब? ये तो अलास्का रहते हैं, दे आर कॉल्ड इंडियन बट दे आर वीवर्स। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा, वीवर सुनते ही मुझे लगता है मैं भी वीवर हूं भाई, क्या है विषय इनका? तो उन्होंने कहा हमारे यहां ठंडे मुल्क में जो बुनाई करने वाले लोग थे वो बहुत महान थे किसी जमाने में, कनाडा में। अब ये खेती वाले महान हो गए और बुनाई वाले पीछे चले गए। ये कनाडा की प्रॉब्लम मैंने देखी। उनको अलास्का भेज दिया गया। अब वो बुनाई करते हैं, नीचे लाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा पड़ता है। ऐसे ही आपके देखिए, टेक्नोलॉजिकली चेंज में आप अपना आप को चेंज नहीं करेंगे तो पीछे छूटता जाएगा समाज। ये टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ ना, और ये होगा ही। आप पिटलूम में थे, वहां से हैंडलूम में आए, हैंडलूम से पावरलूम में आए, पावरलूम से डिजाइन में आए, जकार्ड में आए, और ये कई चीजें घूमते घूमते आपके सारे चीजें छूट गई। चरखा छूट गया, नहीं आपसे छूटा? चरखा है घर में किसी के? चरखा है? मात्र शक्ति हाथ नहीं उठा रही, आप माताओं के लिए था। कितनी तिल्लियां होती थी चरखे में? राजीव, चरखो चलायो ना? चलायो? चलाया चरखा बहुत लोगों ने चलाया, आपने भी चलाया। गांधी जी तो रखते ही थे। ये जितने महापुरुष आपने लगाए, सबने चरखा चलाया। मात्र शक्ति चलाती थी ज्यादा चरखा। चरखे के साथ साथ पूणी एक शब्द होता था, पूणी। फिर एक शब्द आता था नला, एक आता था नली। ये सब बुनकरी के शब्द हैं जी। एक शटल आती थी, शटल, जिसके अंदर वो डालते थे, है? घोटा कहते हो क्या? डरकी, शटल। फिर ताना बाना, जीवन में भी ताना बाना और बुनकरी में भी ताना बाना है या नहीं है? ये सब चीजें क्यों पीछे छूटती गई थी? क्योंकि आपके आगे हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हमने बाजार बनाया तो सोसाइटियां आ गई। वो सोसाइटियां असली नहीं आकर के नकली आ गई। क्यों, ठीक नहीं बोल रहा हूं क्या? एक स्कीम आई एमडीआई, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट था शायद नाम उसका, एमडीए। क्यों बसंत जी? तो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम तो आप लोगों के लिए आई, लेकिन फायदा वो सोसाइटी वाले ले गए। जो आपके, जो इसमें क्या, अटैची में ही सोसाइटी रखते थे। अटैची में ही तो मोहर होती थी, अटैची में ही बैलेंस शीट होती थी, और वो कहते अच्छा आप हैंडलूम बनाते हैं, कितने बुनकर है आपकी सोसाइटी में? तो वही कागज लेते, लिखते, ठप्पा लगाते और दे देते, और हैंडलूम एक्सपो में आ जाते, माल बेच जाते। इसको किसने रोका? नहीं रोका ना अपने। हमने आकर के कहा ही नहीं कभी हमारा माल नहीं है भैया। तो कुछ चीजें हम निष्क्रिय रहे और वो अटैची वाली सोसाइटियां बढ़ती गई। खाली इसमें ही नहीं, हैंडलूम में भी नहीं, ऊनी वस्त्र में भी आ गए वो हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी, खादी वस्त्र कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब लोगों ने मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट का फायदा उठाया और बुनकरों को पहुंचा नहीं। इसका मतलब सरकार ने जो फायदा बुनकरों को देना था वो बुनकरों तक पहुंचा नहीं, बीच में कड़ी खराब थी।
इस कड़ियों को तोड़ने का समय आ गया। कड़ी तोड़नी है क्या? कड़ी तोड़नी है क्या? कड़ी टूटेगी तभी आप सीधे डायरेक्ट संपर्क में आओगे सरकारी योजनाओं के, नहीं तो वो बीच में वो है भाई आपके। कुछ भी करो, हैंडलूम एक्सपो लगता है तो सब बोला बुनकरों का माल है, और बुनकर कहां? अभी हमारे कश्यप साहब मुझे कह रहे थे कि साहब 5,000 के आसपास इनकम है बुनकर की, वो क्यों करेगा महीने में 5,000 रुपए में क्यों करेगा? अभी नरेगा वाला ही ठीक है उससे, तो 5,000 में क्यों करेगा? छोड़ेगा ही भाई, मजबूरी उसकी क्या है, छोड़ेगा। तो वो किसी कारीगरी में आ जाएगा, कभी किसी में आ जाए। मैं मेरे मोहल्ले में देखता हूं जी, मेरे मोहल्ले में जब मैं बचपन में था तो करीब 100 हैंडलूम थी मेरे मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में मैं जन्मा 100 हैंडलूम, और मेरे हिसाब से 30 या 35 पिटलूम थी। मेरे घर में लकीली दोनों थी, पिटलूम भी थी और हैंडलूम भी थी। आज जब मैं मेरे मोहल्ले में जाता हूं तो एक भी हैंडलूम नहीं है, खाली 2 पिटलूम बची है। फिर ये क्यों हुआ ऐसा? तो पता चला कि सब इनकम नहीं है। मैं पूछता हूं कि क्या करें, इनकम नहीं है, सोसाइटियां बंद हो गई या सोसाइटियों ने धोखा दिया, हम सोसाइटियों से जुड़ नहीं रहे हैं, कईयों के मुकदमे ही हो गए। सोसाइटी पे मुकदमे नहीं है, बुनकरों में मुकदमे हो गए। तो ये सब चिंतन का विषय होना चाहिए कि ये चक्र जो दुष्चक्र घूमा, जिससे हमारा धंधा छूटता गया और हम पिछड़ते गए, कैसे हम आ गए। लोग कपड़ा तो पहनते ही हैं, ऐसा तो है नहीं लोगों ने कपड़ा पहनना छोड़ दिया। तो एक सुझाव मेरा, थोड़ा नया लगेगा आपको, मेरा ये सुझाव है कि बुनकरी का धंधा करने वाले लोग कास्ट से नहीं पहचाने जाएं, ये क्लास से पहचाने जाए, मेरा ऐसा विचार है। मैं गया वहां पांडिचेरी में बुनाई की, उन्होंने कहा नहीं वी आर इन ओबीसी सर, वी आर नॉट इन एससी। तो मैंने कहा बुनकर नहीं होगा? हाँ यस वी आर वीवर बट वी आर इन ओबीसी। अब ये क्लास से पहचानने वाला अगर आपने शुरू कर दिया, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है जी, पूरे पश्चिमी राजस्थान में हम कबीरदास जी को भी मानते हैं और बाबा रामदेव जी को भी मानते हैं। जय बाबा री। कहां के हो आप? गुजरात। बताइए क्यों बाबा को मानते हैं? क्योंकि वो गुजरात और राजस्थान के उसमें लोक देवता हुए बाबा रामदेव जी, सबसे ज्यादा उन्होंने अपने को ही गले लगाए। आ जाओ भाई, कपड़े बुनने वालों को ही, और वो जाति कहलाई मेघवाल, और सब कपड़े ही बुनते थे जी। आपके यहां वणकर होंगे, थाने तो धावे अखी मारवाड़ हो अखी गुजरात हो बाबा रामदेव। ये कबीरदास जी, इनके यहां भी मैं जाकर आया, संत कबीर नगर में मगहर जाके आए। मगहर मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा था जब मैं वित्त राज्य मंत्री था, और यहां हमने करीब करीब 25 करोड़ का डेवलपमेंट किया है मगहर में। 25 करोड़ का डेवलपमेंट संत कबीर नगर में मगहर में किया है। मगहर जानते हो क्या चीज है? मगहर है, निर्माण हुआ था, लेकिन उन्होंने उसमें पाखंड तोड़ा था। वो बनारस से निकले, काशी से, और मगहर जाने लगे। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो साहब, लोग तो मरने के लिए काशी आते हैं। बोला मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं, मैं विश्वास करता हूं अच्छा कर्म करेगा कोई आदमी तो अच्छा फल पाएगा। किसी स्थान पे मरेगा इसलिए स्वर्ग मिलेगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। इसलिए इस मिथक को तोड़ने के लिए मगहर में जा रहा हूं, जहां लोग कहते हैं नरक में जाएंगे और वो स्वर्ग में गए वहां उस समय। बोला मेरा बिलीव नहीं है नरक और स्वर्ग का, लेकिन मैं मगहर में मरना चाहता हूं, जिससे मैं समझाने के लिए प्रयास करूं कि किसी स्थान में मरने से कोई स्वर्ग और नरक मिलता, ऐसा नहीं है। इसलिए मगहर गए थे। फिर वे बड़ा झगड़ा है, 2 जगह आश्रम बन गए, अब जाकर के एक किया है। महात्मा बुद्ध का विषय आया, बाबा साहब का विषय आया। अभी मुझे किसी ने ज्ञापन दिया तो मैं देख रहा था नामदेव जी का विषय भी है। नामदेव जी ने बुनकर समाज के लिए बहुत काम किया साहब। संत ज्ञानेश्वर का विषय भी आया है ना। ये किसने दिए हैं कागज? आपने दिए हैं। तो इसके लिए क्या करना, मुझे संस्कृति मंत्रालय में हम कुछ कर सकते हैं, आप जरा बताएंगे तो संस्कृति मंत्रालय में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम आपके लिए कोई प्रोजेक्ट मंजूर कर सकते हैं इन संतों के लिए। लेकिन आप हमें प्रोजेक्ट दीजिए, डीपीआर दीजिए। आज इस मंच से ही घोषणा करता हूं, तुरंत पैसा मंजूर कर देंगे इन संतों के लिए। क्या करना है बताओ आप, जो भी पैसा आपको चाहिए।
अब इसमें आप देखिए, एक किताब में पढ़ रहा था, हम सब लोग देश के विकास में, देश के स्वाभिमान बनाने में हमने बहादुरी दिखाई। बहुत से लोग तो कन्वर्ट हो गए था, हमारे ही साथी अंसारी बन गए। बने कि नहीं बने? हाँ है? हमने कहा नहीं, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हमने गालियां भी खाई होगी, लेकिन हमने स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का प्रयास किया। हमने हमारा धंधा भी नहीं छोड़ा, हमारी जाति भी नहीं छोड़ी, हमारा धर्म भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे बुनकर समाज के लिए कुछ काम आजादी के अमृत महोत्सव में होना चाहिए, इसलिए मैं आया हूं विजय जी के कहने से। कुछ काम होना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय में से कोई गंगा आग मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, लेकिन हाँ हो कहीं भी आग जलनी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि बुनकर समाज की सूरत बदलनी चाहिए। बुनकर समाज की सूरत बदलते, इसलिए आया हूं जी। कोई हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, कुछ करें नया। आजादी का अमृत महोत्सव में कुछ नीतियां जो आपने मंथन किया है, उससे जो चीजें आपने कहा है कि 7-8 चीजें निकली है। ये जीएसटी वाला विषय, ये हम टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि जब वित्त राज्य मंत्री था तो जीएसटी काउंसिल को हम संभालते भी थे, देखते भी थे। तो ये जीएसटी काउंसिल में जाएगा और इसमें कोशिश सकारात्मक परिणाम तक पहुंचा सकते हैं इसको। जीएसटी वाला विषय, मंत्रालय वाला विषय अभी यूपी सिंह जी बता के गए हैं, हम भी उसके लिए बात करेंगे। मंत्रालय में संत साहब बैठे हैं, आप पानीपत से ना? हाँ, तो आपने भी बुनाई की होगी। हाँ, क्या नाम है संत साहब आपका? ज्ञानेश्वर दास जी, के लिए भी ताली बजाओ भी जोरदार। एक मंत्रालय, आयोग, ये सब विषय रखा। सिंगल विंडो अपनाया जा सकता है। ये 3-4 चीजें हमने ली है। बाकी ये दूसरी चीजें जो यूपी सिंह जी कह गए कि वो विषय ठीक है, अलग से प्रतिनिधि की बजाय मैं नया थॉट दे रहा हूं आपको। इसको आप कास्ट की बजाय क्लास से जोड़िए, आपका कैनवस बढ़ जाएगा, कैनवस भी बढ़ जाएगा और आपका काम भी तेजी से सरल हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। जहां जहां ये प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगी। भाई हम बुनकर क्लास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगा किस तरह से आपको इसमें काम करना है। एक आपका विषय है कपड़े पर वैल्यू एडिशन, नहीं अपन कर पा रहे हैं इसलिए भी दिक्कत है। कपड़े पर वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए अपना, चाहे इसे प्रिंटिंग से हो, चाहे आप कोई कसीदे से हो। सही आपने कहा, कपास, ऊन, फाइबर, फैब्रिक, फैशन, लॉनिंग, यही प्रॉब्लम होती है। इनका हल, इनमें जहां जहां दिक्कत आ रही है उसका हम सरलीकरण करेंगे। लॉनिंग में भी, फैब्रिक में भी, यार्न मिलने में भी, डिजाइन उपलब्ध कराने में भी और मार्केट उपलब्ध कराने में भी। जहां जहां कड़ियां जो आपको डिस्टर्ब करती है वो सारी कड़ियां तोड़ेंगे। और कड़ियां टूटती थी। मैं एक आंध्रा में गया, एक महिलाओं का मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप मिला। उन्होंने कहा वी आर एंगेज इन द वीविंग कम्युनिटी, वीविंग एक्टिविटी। मैं चला गया, मैंने देखा सारी महिलाएं वीविंग कर रही है, मैंने भी वीविंग की उसमें। तो मैंने कहा ये पिटलूम पे आप वीविंग करके, कम कपड़ा बुन करके आप बेचते कहां हो? कि जर्मनी जा रहा है साहब। मैंने कैसे? जर्मनी कौन ले जा रहा है? कि साहब ये जो पिटलूम का कपड़ा है ये चर्म रोग नहीं होने देता, इसलिए जर्मनी जा रहा है। ये भी एक विषय मार्केट का, अपन संभालते ही नहीं इसको। इसका मतलब हमारे जो महिलाएं पिटलूम पे कपड़ा बुनती थी, पहनती थी, उनके चर्म रोग नहीं होता था। उन्होंने कहा ये हमारा मार्केट पूरा जर्मनी है, और कम से कम मेरे हिसाब से उसमें 4-5 हजार महिलाएं काम कर रही, सब पिटलूम है, सब पिटलूम है। बट दे क्रिएटेड ए सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला भी एक एजेंडा है, इसको भी देख सकते हैं अपन महिलाओं को पीछे क्यों रख रहे हैं जी? खाली अपन पुरुष ही बुनकरी करते हैं, ऐसा क्यों? महिला नहीं कर सकती क्या? और पिटलूम में बहुत अच्छा कर सकती है, मैंने देखा है आंध्रा में। क्यों भाई महिलाएं नहीं कर सकती बुनाई का काम? आता है क्या? आता है। तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का आज का चिंतन करिए ना, कि आज के चिंतन के बाद जब दोबारा मिलेंगे तो कम से कम आजादी के अमृत महोत्सव के ध्यान में रखते हुए 75 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे राज्यों में बनाएंगे जो अच्छा काम करेंगे, और चिंतन से ही परिणाम निकलेगा। ये एक अपन पॉजिटिव साइन लेकर के जा सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का। मैं लंबा बोलना नहीं चाहता, मुझे लगता है कि मैंने विषय सभी कवर किए हैं।
एक विषय और आपको कहना चाहता हूं कि मैं बीच में जब स्मृति ईरानी जी टेक्सटाइल मिनिस्टर थी तब एक हैंडलूम का क्लस्टर को लेकर के मैंने बातचीत की, तो विषय चला। अभी पिछले बजट में 7 टेक्सटाइल पार्क या हैंडलूम क्लस्टर बनने का घोषणा हुई है। तो कोई ऐसा पूरे देश में एक अच्छा टेक्सटाइल पार्क अपन ले सकते हैं क्या? इस पे अपने को चिंतन करना चाहिए। नहीं, अपन कुछ कर सकते हैं, जगह तो सरकार से ली जा सकती है। नहीं, समुद्र किनारा जरूरी नहीं है उसमें। नहीं, बहुत से टेक्सटाइल मिल जो बंद हो गई उनकी जमीन पड़ी है, सपोज करो। आप मुझे बताओ, हम प्रयास करेंगे सरकार से। नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ टैक्स नहीं, बॉम्बे नहीं मिले तो क्या कई जगह मिल जाएगी। मैं अभी गया भेल में, भोपाल, मैंने देखा उस भोपाल में जो भेल है उसमें कितनी जमीन फालतू पड़ी है जी। ऐसी जमीनों के लिए हम सरकार को कह सकते हैं कि ये बुनकरी वाला धंधा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए या बुनकर के लिए अलग क्लस्टर बनाने के लिए अब मकान के साथ उसको आप हम देते हैं ना। रत्न आभूषण में हमने क्लस्टर बनाया जयपुर में, तो हमने क्या किया, इजरायली मशीनें मंगाई और जो रत्न आभूषण काटते हैं उनके नीचे मशीनें लगाई, ऊपर उनको रहने के लिए मकान दे दिया, वो वही रहते हैं और वही काम करते हैं। ऐसा आप बुनकरों के लिए क्यों नहीं कर सकते? अरे वही तो कड़ियां तोड़ने के लिए बैठे हैं बाबा जी। क्या नाम है आपका? रमेश भाकरे साहब, उन्हीं कड़ियों को तोड़ने के लिए बैठे हैं। ये मंथन इसीलिए कर रहे हैं, ये मंथन विजय कुमार भारती इसीलिए कर रहे हैं। कड़ियां बहुत मजबूत हो गई है, टूट नहीं रही है, लेकिन जब हम आए हैं तो आपको विश्वास दिलाता है इन कड़ियों को तोड़ेंगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे ना। माना रमेश जी, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना कहां मना है? जलाओ तो सही, जरूर तो करो। अरे नहीं, पूरा प्रकाश करो तो जलाओ। अभी देखो रमेश जी, आपको एक मैं दुष्यंत कुमार की 4 लाइनें सुनाता हूं, जिससे अपने को बुनकर समाज की पीड़ा भी समझ में आएगी और कैसे हम कर सकते हैं। उससे उसने उदाहरण देके समझाया। एक बार दुष्यंत कुमार जी का नाम सुना है क्या किसी ने? कभी है? दुष्यंत कुमार जी एक बार अपने गांव उत्तर प्रदेश में, आपके क्षेत्र में ही, एक ऐसी नदी के किनारे बैठ गए जिसमें पानी नहीं था। नदी थोड़ी सूखी हुई थी, उस पर बैठ गए। गांव के लोग आए कि दुष्यंत कुमार जी क्या कर रहे हो? कि नहीं, मैं नदी के किनारे बैठा हूं। तो बोला इसमें तो पानी नहीं है, कहां बैठ गए? तो मुझे भी लोग कह सकते हैं कि आप कहां जा रहे हो, बुनकरी तो धंधा लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन चाहे वो नदी सूखी क्यों नहीं हो, मैं मेरे समाज के पास आया हूं, इसलिए आपके पास आया हूं जी। मैं मेरे समाज के पास आया हूं, इसलिए आया हूं। और मैं विदेश में जाता हूं तो पूछता हूं वीविंग एक्टिविटी है कहीं? है, सब जगह है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है। ठंडे मुल्कों में तो और ज्यादा है। तो दुष्यंत कुमार जी को फिर कहा कि साहब, इसमें सुबह से बैठे हो, शाम हो गई, फिर भी आप बैठे ही बैठे हो यहां। वो सामने एक नदी है जिसमें पानी है, वहां चलो। बोला वो नदी मेरे गांव की नहीं है, मेरे गांव की तो यही नदी है, मैं यहीं बैठूंगा। तो अपने गांव की नदी भी अच्छी लगती है, अपना समाज भी अच्छा लगता है, हमारे गांव के लोग भी अच्छे लगते हैं। दुष्यंत कुमार जी वहां बैठे, लेकिन लोग माने नहीं। उन्होंने आया, साहब उठो यहां से और चलो दूसरी जगह। उन्होंने कहा मैं यहीं बैठूंगा। और क्यों? तब उन्होंने कहा 4 लाइनें, रमेश जी आपके लिए। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी। आप समाज में बैठे हो तो आई कि नहीं आई? चंद्रिया, ये आपने 10 बातें कही, मैं उसी समाज से, इसलिए मैंने सुन ली। दूसरा क्यों सुनता जी? मैं आपको रमेश जी करके पुकारता हूं क्योंकि मेरे भी डीएनए में लगता है कि ये बुनकर हैं, इसलिए सुन रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, वो दुष्यंत कुमार जी भी इसलिए सुन रहे थे। उन्होंने कहा पानी नहीं है नदी में, लेकिन मेरे गांव की नदी है, इसलिए इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी सही लहरों से टकराती तो है। विजय कुमार जी टकरा रहे ना भाई, ये जर्जर हो गए तो भी क्या टकरा रहे ना।
इनका बुनकर प्रकोष्ठ भंग कर दिया तो भी टकरा रहे हैं। क्यों जी वीरेंद्र जी, टकरा रहे नहीं टकरा रहे? रमेश जी पूरा सुनो, पूरा सुनो, आप पूरा सुनो। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी से ही लहरों से टकराती तो है। एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। जगाओ, प्रकाश होगा और अंधेरा छटेगा। ये विजय कुमार जी लगे हुए हैं भाई, इनके साथ दो इनको। जिस जिस मंत्रालय में जो कड़ियां आपके खिलाफ है उन कड़ियों को तोड़ेंगे, यही तो कहना आया हूं। जो कोई नई कड़ियां बनानी है, नया रास्ता बनाना है, सिंगल विंडो का, जीएसटी के रिलैक्सेशन का, वो रास्ता भी बनाएंगे। पगडंडी पे चलने की आदत आपकी बहुत है, लेकिन अब रास्ता इतना चौड़ा बनाएंगे हाईवे का, जिससे बुनकर समाज दौड़ेगा और आगे बढ़ेगा। ये रास्ता बनाना चाहते हैं। पगडंडी में तो कांटे भी चुभ रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है। रास्ता नया बनाना है और इसीलिए मैं आया हूं और मैंने कहा मैं आऊंगा जरूर। मैं आज बीकानेर में था, बड़ा कार्यक्रम था हमारा, वहां बीच में छोड़ा हमने कार्यक्रम। मैंने कहा ये जो कार्यक्रम है बुनकर समाज का, जिसमें मंथन होगा और हमारे मित्र वीरेंद्र कश्यप जी भी आएंगे, इसलिए मैंने ये प्रयास किया और मैं आया। मैं एक चीज आपको और कहना चाहता हूं, ये राष्ट्रीय बुनकर सेवा संघ किसने कागज दिया है? ये राष्ट्रीय बुनकर, ये आपका ही है क्या? ओहो, तो आपका काम करने के लिए तो मैंने मन में ठान ही ली जी है। हाँ बुनकर है, हमने ठान ही ली है जी है। अच्छा चलो, राज्यसभा में प्रतिनिधि होगा, वो क्या करेगा? नहीं, एक मिनट मैं पूछता हूं आपसे। हाँ ठीक है, और क्या करेगा? नहीं, तो आपके कश्यप साहब प्रतिनिधि थे, मैं आपका प्रतिनिधि अभी बैठा हूं। आप हमें बताइए, बुनकर अगर आप जाति मानोगे तो बहुत मुश्किल है। बुनकर अगर आपने क्लास ले लिया तो आपका कैनवास बड़ा हो जाएगा और एक नहीं कई प्रतिनिधि आ जाएंगे। नहीं, लेकिन अपन कास्ट में उलझ गए ना, अपने समाज का सिस्टम ऐसा ही था, इसलिए दिक्कत आई। अगर आप क्लास में चलोगे तो ये कपास वाला विषय, क्योंकि फार्मर भी एक क्लास है, इससे ये महत्वपूर्ण होगी क्लास। फार्मर अगर एक जाति में उलझ गया ना होता ना, तो ये नहीं हो पाता जो अभी दिख रहा है आपको। तो आप क्लास में जाइए और ऊन, कपास, फाइबर, फैब्रिक, फैशन, लॉनिंग, ये अच्छा बसंत जी ने बताया, इसी में घूम रहा है। इसको ही ठीक करना है। इनमें कुछ कड़ियां हैं जो खराब हो गई, लॉनिंग भी नहीं दे रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो ही ठीक करना। लेकिन ये जो राष्ट्रीय बुनकर सेवा संघ का जो कागज है, इसको मैं मराठी में है, इसलिए अंग्रेजी में दीजिए रमेश जी। हाँ, ये बहुत जागरूक प्रतिनिधि बुला रखे हैं आपने, रमेश जी, और बहुत जागरूक बुला रखे हैं। हाँ, एक गुजरात में मेघ माया करके एक वनकर हुआ। आप जानते हो कोई मेघ माया को? मेघ माया आप तो जानते हो, फिर ये देश क्यों नहीं जानता है? ये देश क्यों नहीं जानता है? अब उसमें कुछ लोग कुछ उसको अदरवाइज भी ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं था जी। थोड़ी कहानी मेघ माया की सुनाता हूं। पाटन एक नगर था, हम राजस्थान, ये राजपूताना कुछ नहीं था, हिमाचल भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता पहाड़ होगा, लेकिन पाटन बहुत बड़ा शहर था 1000 साल पहले के आसपास। और उसका सारा, ये बॉम्बे भी नहीं था, सारा पाटन से, पाटन का वो पटोले, कैपिटल ऑफ गुजरात, नॉट ओनली गुजरात, आई थिंक पूरे एरिया की, मालवा भी नहीं था उस समय। वहां एक ऐसा राजा हुआ जिसने कहा कि ये पाटन इतना बड़ा शहर बस गया है, इसके लिए पानी चाहिए। तो उसने एक सहस्त्रलिंगी तालाब खुदवाया, यही कथा है? तो उसमें एक तालाब खुदाते ये अन्याय करने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है, इसलिए अपन ये मानो कि अन्याय कहीं भी करेंगे, मैं मंच पे बोल रहा हूं, कोई मुझे बोलने देंगे तो कुछ बात हो गई, तो ऐसा वो राजा को लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो तालाब खुदवाया। तो एक जसना ओडन करके एक महिला थी, वो स्वरूप थी,
उस पे उसने कह दिया जी तू ये लेबर का काम छोड़ और मेरी रानी बन जा। उसने कहा मैं नहीं बनती। उसका शायद मंदिर है आजकल वहां, है ना। उसने कहा मैं नहीं बनती। आप राजा वर्ग, आपको शर्म नहीं आती? देखिए, गरीब महिला थी लेकिन राजा के खिलाफ खड़ी हो गई। आपको शर्म नहीं आती? आपके होगी कई महारानियां, मैं शादीशुदा औरत हूं, लेकिन उसने निकाल दिया, राजा ने निकाल दिया तो उसने श्राप दिया, खुदा ले तालाब पानी नहीं आएगा। और खुदाने के बाद भी पानी नहीं आया। पानी नहीं आया तो पंडितों को बुलाया। मैं 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं। ये वणकर समाज की ताकत, वणकर समाज गुजरात की ताकत। मेघ माया भी वणकर समाज से ही था, वणकर समाज से ही था ना भैया। तो मेघ माया करके युवक था, जैसे संत है ना, ऐसे युवा संत था। युवा अपने उपदेशों के माध्यम से वो समाज में जागृति पैदा कर रहा था कि ये जात पात नहीं होनी चाहिए, ये क्यों छुआछूत का विषय नहीं होना चाहिए, ये कर रहा था। बाबा साहब ने मेघ माया का वर्णन किया एक पुस्तक में। बाबा साहब ने मेघ माया का एक वर्णन किया एक पुस्तक में। उन्होंने, बाबा साहब ने कहा ये हमारे लिए मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा होता है 1215 में इंग्लैंड में, जब जो वंचित समाज है वो अधिकार राजा से मांगता है। इस देश में पहली बार मेघ माया ने वंचित समाज के लिए अधिकार मांगा। जैसे ही किसी ने कहा कि मेघ माया अगर अपने प्राणों की आहुति दे तो इसमें पानी आ सकता है, तो मेघ माया के पास प्रस्ताव भिजवाया गया। उसने कहा अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है मैं आता हूं। राजा के पास आया और कहा कि मुझे क्यों चुना, कि बहुत से ऐसे आपके जो आचरण थे उससे लगा कि आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो। बोला मैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष हूं तो हमारे समाज को आपने ये ऐसे वंचित क्यों रख रखा है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप माला नहीं जप सकते, क्यों कर रखा है आपने? ये छुआछूत क्यों है समाज में? तो उसने कहा ये तो सामने बोलता है, तो एक बार तो ऐसा लगा कि ये नहीं देंगे प्राणों की आहुति। फिर उसने, राजा ने कहा चलो आपकी शर्त क्या है? तो बोला मेरी शर्त है कि आप की जहां कुर्सी लगेगी, ये मैग्ना कार्टा है, आपकी जहां कुर्सी लगेगी वहीं मेरी कुर्सी लगेगी। लोगों ने कहा साहब ये तो अछूत है, इसकी कुर्सी आप कहां लगा रहे हो यहां? तो उसने कहा पानी अगर लाना है तो, जिंदा रहना है तो कुर्सी लगानी पड़ेगी। तो राजा और मेघ माया की बराबर कुर्सी लगी। ये बाबा साहब ने जिक्र किया पहली बार। और कहीं भी बलिदान दिए होंगे लोगों ने, लेकिन मेघ माया का बलिदान अलग है। वो बराबर कुर्सी पे बैठ करके, राजा अब इक्वलिटी आ गई, अब समानता आ गई। अब मैं जो कहता हूं मानोगे तो मैं आगे कर्म करूंगा। बोलो बोलो आज से छुआछूत बंद है क्या? तो राजा ने कहा बंद है। मेरे समाज को पढ़ने का अधिकार मिलेगा क्या? बोला मिलेगा। मेरे समाज को तिलक लगाने का अधिकार मिलेगा क्या? मिलेगा। कंठी पहनने का अधिकार मिलेगा क्या? सब राइटिंग में है। मेघ माया का सब राइटिंग में है जी। और वहां जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मीटिंग की अहमदाबाद से, गुजरात गांधीनगर से बाहर कैबिनेट की मीटिंग कभी करने का उनका विषय था, जो वो सीएम थे, तो पहली मीटिंग उन्होंने पाटन में की और मेघ माया के दर्शन करके फिर कैबिनेट की उन्होंने। इतने महत्वपूर्ण है जी मेघ माया। और पूरी इक्वलिटी दी, समाज को एक किया। और उसके बाद प्राणों की जब आहुति दी, उसके बाद पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, कोई कबीरदास जी जैसे संत रहे होंगे, पानी आ गया तालाब में, पानी आ गया तो पूरे शहर में खुशी मनाई और सब छुआछूत सब बंद कर दिया। कई सालों तक बंद रहा, बिजनेस भी चला। ये पटोले, ये बुनाई करने वाले पटोले, जो पाटन के पटोले हैं, ये एक्सपोर्ट होने लग गए। फिर कोई ऐसा कालखंड आया जिसमें फिर परेशानी आ गई। तो आज के दिन हमें मेघ माया को भी याद करना चाहिए यहाँ कहीं इन चित्रों में। मुझे इसलिए ध्यान आया, हमें इसका पता नहीं था। मैं आपको कह रहा हूं ना, में होता आने वाले समय में उनका चित्र हर कीमत में लगेगा। आपको तो संज्ञान में ना, आपको बताना चाहिए था। माननीय मंत्री महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव पर उनको स्मृति में लाते हुए उन्हीं के नाम से एक बड़ा आयोजन और इसे तमाम समारोह हो रहे हैं। हमारे एक एमपी है किरीट सोलंकी, मैं बता रहा हूं आपको बसंत जी, हमारे एक एमपी है गुजरात से किरीट भाई सोलंकी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में ले रखा है। गुजरात सरकार ने भी 7-8 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। मैंने भी संस्कृत मंत्रालय से कुछ पैसे मंजूर किए हैं।
बहुत भव्य मंदिर बन रहा है मेघ माया का, बहुत भव्य मंदिर। ये किरीट सोलंकी को जाता है सारा क्रेडिट। 8-10 करोड़ मिल गया। क्या ऊंचाई पे वो स्थान है जहां राजा और मेघ माया बराबर बैठे और हमारे वंचित समाज के लिए अधिकार लिया, राइटिंग में लिया। ऐसा हमारा मैग्ना कार्टा है, वही वणकर समाज से था जी। हमारी रगों में तो उनका सबका खून दौड़ रहा है ना साहब, तो हम अन्याय को सहन भी नहीं करेंगे। और बुनकर समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें जो कड़ियां अन्याय कर रही है, उन सारी कड़ियों को तोड़ने का हम संकल्प लेते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय बुनकर, जय जय बुनकर, जय जय बुनकर।